everyone, welcome back to our new lecture series CGPSC Tech for ACF presented by Bright Ventures Academy। जैसा कि आप सभी लोगों का कमेंट सेक्शन पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है और आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो नियरली मोर देन 3000 हो गए हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर इमेंस सपोर्ट। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और आप देख रहे होंगे कि आज बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बट आप लोगों को केमिस्ट्री लेक्चर का बेसब्री से इंतज़ार था, तो इस मौसम जो है वो भी हमारे आड़े नहीं आ पाया और मैं आप लोगों के लिए यहाँ आ गई हूँ केमिस्ट्री का लेक्चर बनाने के लिए। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री को, और हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हम बात करने वाले हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की, यानी कि उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने इस लेक्चर की तरफ और बात करते हैं इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की। अगर मैं इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की बात करती हूँ तो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंपल एग्जाम्पल से कहने का मतलब है कि सपोज़ मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया और जब मैं इसे हीट करूँगी, जब मैं इसे गर्म करूँगी तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे इस रिएक्शन को देखने के बाद आप लोगों को और याद आ रहा होगा कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा था, तो उसमें से ये डिकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस कर रही है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब हम इस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो ब्रेक डाउन हो गया टू डिफरेंट कंपोनेंट्स में, टू अदर प्रोडक्ट्स में वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि मैं इसे सिंगल एरो से शो कर रही हूँ और ये जो फर्दर दोनों प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं ये वापस से कन्वर्ट नहीं हो सकते कैल्शियम कार्बोनेट में। तो डियर व्यूअर्स, अगर मैं आपको इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के बारे में बताऊं तो इसको पहचानने का एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपको जो रिएक्शन है वहाँ पर एरो आपको इस डायरेक्शन में दिख रही है, मतलब लेफ़्ट टू राइट जा रही है, और वो वापस पीछे मुड़कर एरो जो है से डबल एरो का फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपका इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। इसका सीधे सीधे मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेक प्लेस करेगी। किस डायरेक्शन में? हमेशा अग्र दिशा में जो है रासायनिक अभिक्रिया वो टेक प्लेस करेगी। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की। तो अगर मैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट ऑफ इरिवर्सिबल, राइट? जस्ट ऑपोजिट ऑफ इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सपोज मैं यहाँ पर PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को मैंने क्या किया, हीट किया, तो वो फर्दर डिसोसिएट हो गया PCl3 और Cl2 में। ठीक, तो अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये किस तरीके से रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हुआ? डियर व्यूअर्स, क्या होता है कि जब हम इस रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, इट मीन्स व्हाट, कि जब हमने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को हीट किया तो हीट करने पर हमें क्या मिला? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन। ठीक, ये मिलता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर जो है वो डाउन होने लगती है और जब वो ठंडा होने लगता है तो ये जो रिएक्शन है वो स्टेबल नहीं होती है, वो वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लग जाती है। इसका मतलब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जैसे ही वो कूल डाउन हुए तो ये आपस में ही बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे 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 जो है रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लग जाती है। और अगर
अगर इस रिएक्शन को यहाँ पर स्टॉप नहीं किया गया तो कुछ देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाकर एक दूसरे के बीच वापस से उन्होंने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जो कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बावजूद नहीं रुकती है। अगर हम वहाँ पर ऐसे कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व ना कर दे, ऐसा कुछ हम लोग स्टेप्स ना ले लें कि हम रिएक्शन जो है वो वहीं पर स्टॉप हो जाए, ठीक। तो अगर हम वहाँ पर ऐसे फैक्टर्स को नहीं अपनाएंगे कि वो रिएक्शन जो हो रही है वो पर्टिकुलरली वहीं पर स्टॉप हो जाए, तो वो नेचुरली वहाँ पर स्टॉप ना होकर रिएक्शन जो है एक दूसरे से कोलिजन करके वहाँ पर क्या फॉर्मेशन कर देते हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और फिर ये जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेप में तो आप क्या देख रहे हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हमने हीट किया तो वो क्या बना रहा है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन, ठीक। तो अब क्या होता है, कुछ देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो PCl3 है वो Cl2 के साथ मिलकर इन दोनों के बीच कोलिजन स्टार्ट हुआ, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन टकराव होना स्टार्ट हुआ। और फिर जब ये कूल डाउन होने लग गए, ठंडा होने लग गए, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें हीट सप्लाई करनी पड़ रही थी। अब जैसे ही हमें प्रोडक्ट मिल गया और हम वो ज़रूरी फैक्टर्स जो है वो अपना नहीं रहे हैं कि वो रिएक्शन जो है वहीं स्टॉप हो जाए, और हमने उसको छोड़ दिया ऐसे ही, ठीक। तो क्या होगा? नेचुरल तरीके से क्या होगा कि ये जब कूल डाउन होने लगते हैं तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच टकराव होने लगेगी, और वो कोशिश करेंगे कि वापस से जब इनको अलग किया गया था तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट गया था, ब्रेक डाउन हो गया था। क्यों? क्योंकि हमने हीट प्रोवाइड किया। अब हीट जैसे ही हमने देना बंद कर दिया तो अब क्या हो गया? टेम्परेचर जो है वो डाउन होना स्टार्ट हो गया। टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो गया तो ये जो रिएक्शन है वो वापस से होने लग जाएगी, और वो अगेन क्या फॉर्मेशन करना चाहेंगे? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। इट मीन्स व्हाट कि ये जो है यहाँ पर क्या हो रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन भी तो हो रही है। ये तो मैंने आपको सेकेंड स्टेप बताया, ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकेंड स्टेप है। लेकिन जब हम किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसमें डबल एरो लगा देते हैं, मतलब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चल रही है, और रिएक्शन जो है अगर हमने ध्यान नहीं दिया, हमने वो मेजर्स नहीं अपनाए कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो आके पर्टिकुलरली स्टॉप हो जाए, तो क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो वापस से किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी? रिएक्टेंट्स में। तो यहाँ पर अब क्या हुआ? रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रही है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होती है प्रोडक्ट के पास जाकर, और वापस क्या होने लगती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगती है टू फॉर्म द रिएक्टेंट अगेन, ठीक। तो अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हम एक डमी रिएक्शन ले लेते हैं। सपोज मेरे पास रिएक्टेंट्स है A और B और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं C+D, लेकिन चूंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि A+B जो है वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है? C+D। तो एक तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेक प्लेस करेगी, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है कि ये जो C+D है वो वापस से A+B बनाने की कोशिश करेगी, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन भी तो हो रही है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन किसको शो करते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम को, यानी कि रासायनिक साम्य को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? रासायनिक साम्य को। अब किस तरीके से वो रासायनिक साम्य को दर्शाते हैं ये हम देखते हैं। जब हम बात कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन की,
तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या देख रहे थे कि जो रिएक्टेंट्स की जो रेट होती है वो टाइम के साथ साथ कम होती जाती है, और प्रोडक्ट्स का जो रेट होता है, कंसंट्रेशन होता है, वो टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम हम जनरली किसके लिए देखते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही देखते हैं। किसके लिए देखते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ही देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है, ठीक, तो यहाँ पर अगर हम रिएक्टेंट की रेट निकालेंगे तो वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, यही होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और वहीं अगर हम देखें, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेट। तो हम यहाँ पर किसका रेट निकाल रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकाल रहे हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन चेंज इन टाइम, ये हमारा क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो गया कि जब ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म हो रही है, इस डायरेक्शन में परफॉर्म हो रही है, तो जब वो रिएक्शन इस डायरेक्शन में परफॉर्म हो रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि एरो के जो पीछे तरफ वाला जो हिस्सा होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है, ठीक, यानी कि अभिकारक कहलाता है, और जो कि एरो के सामने होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक। तो अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन चेंज इन टाइम या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में भी वही होगा। तो जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक। फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो किसके इक्वल हो जाती है, बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाती है, और उस टाइम पे जो स्थिति बनती है, जो सिचुएशन बनता है, इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट, रासायनिक साम्य, इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो यही आपका क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। अब आप समझ गए होंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन किस वजह से टेक प्लेस होती है। अच्छा, अब जैसे कि हमने जब इरिवर्सिबल रिएक्शन की जब हम बात कर रहे थे तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमने जो एग्जाम्पल लिया था, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो हमने एग्जाम्पल लिया था, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपस में मिलकर टकराव होने की वजह से बंध बना ले और फिर वापस से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है रिवर्सिबल रिएक्शन होने की, तो ये सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स, कुछ ही कंपाउंड के पास होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं उनमें वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती कि वो वापस से आपस में बंध बनाने की कोशिश करें। तो इस वजह से उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिर्फ कुछ ही कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स में होती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरीके से अभी हमने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का एग्जाम्पल लिया, तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है उसके पास वो टेंडेंसी है, उसके पास वो प्रॉपर्टी है कि जब हम उसको हीट देंगे तो वो दो डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और जब हम हीट सप्लाई करना बंद कर देंगे, जैसे ही वो क्या होने लग जाएगा, कूल डाउन होने लग जाएगा, तो क्या होगा कि आपस में जो दो अलग अलग कंपोनेंट्स बने थे, अब चूंकि हमने वहाँ पर टेम्परेचर अप्लाई करना बंद कर दिया है, तो
तो वहाँ पर वो क्या करने लग जाएंगे, वापस से एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो टेंडेंसी होती है, ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है, वो सिर्फ कुछ ही कंपाउंड्स में देखने को मिलती है। चलिए अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड और भी कुछ बातों को जानते हैं और समझते हैं। चलिए अब अभी तक हमने जो भी बातें सीखी, अब उनको हम ग्राफ्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ग्राफिकली देखते हैं कि किस तरीके से अभी हमने जो बातें सीखी उसको हम किस तरीके से देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि A+B जो है वो क्या रिएक्टेंट जो हैं वो क्या फॉर्म कर रहे थे, प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे थे, और ये जो रिएक्शन जा रही थी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, यानी कि अग्र क्रिया हो रही थी यहाँ पर। फिर हमने देखा कि C+D जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, A+B में, यानी कि इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, हमारा बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। तो अगर हम बात करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है उसकी रेट क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। मतलब जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने वाला होता है तो रिएक्शन का जो रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमने कुछ रिएक्टेंट लिया, यहाँ पर A+B लिया, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगा वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, है ना, क्योंकि इनका अपना कंसंट्रेशन है। अब जब वो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ साथ कम होती जाएगी, और फिर ये अपना कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट बनाने में लगा देंगे, और वो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट्स को मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो है फॉरवर्ड रिएक्शन होने में उतना टाइम नहीं लगता, ठीक, वो जो है वो क्विकली हो जाते हैं। लेकिन जब बैकवर्ड डायरेक्शन का टाइम आता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, वो टाइम के साथ साथ जो है वो बढ़ेगा। तो ये हमारा किसका रेट हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका जो रेट है वो भी बढ़ता चला जाएगा। और वहीं अगर हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो टाइम तो ज़्यादा लगता है और रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये क्या हो गया हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, अब क्या होगा कि एक टाइम के बाद ये जो रेट है वो कांस्टेंट हो गई। जो रेट क्या है वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। यहाँ पर हम कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं और ये है आपका टाइम। ठीक, तो क्या हो गया, एक टाइम के बाद ये जो रेट है वो कांस्टेंट हो गई। तो ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर क्या हो गया कि A+B जो है वो C+D में वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। यानी कि अब वो जो है वो कौन सी स्टेट पर आ चुका है, इक्विलिब्रियम के स्टेट पर आ चुका है। चलिए अब हम इससे जुड़े कुछ और बातों को सीखते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यानी कि K को डिराइव करते हैं। चलिए अभी तक हमने क्या देखा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, और साथ ही हमने रिवर्सिबल रिएक्शन किस तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट को फुलफिल करता है वो भी अभी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, यानी कि साम्य स्थिरांक को हम किस तरीके से डिराइव करेंगे। चलिए देखते हैं। सपोज अगेन मैं वही रिएक्शन ले रही हूँ, A+B है जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, C+D में, यानी कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन है। अब जब ये स्थिति, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, जब दो एरो का साइन आ गया, ये स्थिति कब पैदा होगी, जब इक्विलिब्रियम का स्टेट जो है वो डेवलप हो चुका है। तो इक्विलिब्रियम के स्टेट में जब हम इनके कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। तो अब क्या हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जब मैं बात करती हूँ तो मैं उसको डिनोट कर रही हूँ R1 से। ठीक, तो हमने क्या देखा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो कंसंट्रेशन है किसका, A और B का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, R1 के। क्योंकि जब रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रही हैं तो उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, उसके रेट की। रेट का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम।
राइट। और हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी कंसंट्रेशन जो है वो भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक। तो जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स का वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, R1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B के, ठीक। R1 का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब मुझे क्या करना है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटाने के लिए हमें वहाँ पर किसका इस्तेमाल करना होगा, एक कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमें वहाँ पर किसका इस्तेमाल करना होता है, कांस्टेंट का। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट आया है K1 जो है वो क्या है, हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। K1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में भी क्या होगा कि जैसे जैसे रेट बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे कंसंट्रेशन जो है वो भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो उसको मैंने किस तरीके से डिनोट किया, R2 से। R2 का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो उसमें क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D, मतलब जैसे जैसे बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बढ़ रही है वैसे वैसे वहाँ के जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनके भी कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, उनकी भी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक। मतलब रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। तो अगेन मुझे यहाँ पर इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन हटाकर एक नया कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करना है। तो मैंने क्या किया, R2 जो है वो किसके इक्वल हो गई, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D। तो अब यहाँ पर ये जो K2 है वो क्या हो गया, K2 इज योर व्हाट, कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक। अब मुझे क्या करना है, कंप्लीटली इस पूरे रिएक्शन के लिए एक कांस्टेंट डिराइव करना है। तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों रिएक्शन को कंसीडर किया और फिर मैंने एक पर्टिकुलर यानी कि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव किया जिसको हम क्या कहेंगे, साम्य स्थिरांक कहेंगे। तो चलिए उसको अब हम डिराइव करते हैं। चलिए अब हमने क्या देखा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने देख लिया, उसका रेट क्या निकल कर आया, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। बैकवर्ड रिएक्शन क्या आया, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D। अब जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। मतलब R1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, R2 के, राइट। तो R1 क्या हुआ, R1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। वहीं R2 क्या हो जाएगा, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D। तो K1 K2 को अगर हम एक साथ लेकर चले तो क्या हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, K1 बाई K2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब ये जो K1 बाई K2 है, ये जो K1 बाई K2 है इसको मैंने एक अनदर टाइप ऑफ कांस्टेंट से डिनोट कर दिया जिसको मैंने क्या बोला, K। तो K किसके इक्वल हो जाएगा, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। यही आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K आपका क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या साम्य स्थिरांक। तो इस तरीके से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या किया, डिराइव किया, ठीक। चलिए तो अभी हमने क्या देखा,
के को हमने किस तरीके से डिराइव किया ये हमने देखा। के हमारा क्या है, साम्य स्थिरांक या जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अगर हम के की वैल्यू की बात करें तो के की जो वैल्यू है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पे, वो डिपेंड नहीं करती है। वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि K का जो मान है, साम्य स्थिरांक का जो मान है, वो अभिक्रिया और क्रियाफल के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, परंतु वो किस पे निर्भर करती है, अभिक्रिया की प्रकृति व ताप पर निर्भर करती है। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट्स डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम की, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया और साम्य गति की प्रकृति को डिस्कस करते हैं। ओके डियर व्यूअर्स, चलिए साम्य स्थिरांक को समझने के बाद अब हम समझते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया और उसकी साम्य की गतिक प्रकृति को, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम को। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिया हुआ है। रिएक्शन के तौर पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो हैं कैडमियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, तो हमने क्या किया, जब इन दोनों के बीच रिएक्शन करवाई तो एज अ रिजल्ट हम प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला, कैडमियम सल्फाइड मिला और HCl गैस। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो कैडमियम सल्फाइड हमें मिला है ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है। कैसा फॉर्म कर देता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है। ठीक, हमने क्या किया, हमने टेस्ट ट्यूब लिया। टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पर क्या डाला, कैडमियम क्लोराइड का एसिडिक सॉल्यूशन बनाया। इस कैडमियम क्लोराइड का जब हमने एसिडिक सॉल्यूशन बनाया और फिर हमने उसमें H2S गैस जो है पास ऑन कराई, फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो कैडमियम सल्फाइड है वो यहाँ पर नीचे येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करके नीचे बैठ गया है और ऊपर जो है वो क्या रह गया, हमारा HCl। ठीक, तो अब यहाँ पर ये जो HCl है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम है। यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर ये जो हमें CDS का यानी कि कैडमियम सल्फाइड जो कि नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठा हुआ है, जब हमने उसमें क्या किया, कंसंट्रेटेड HCl मिलाया। क्या मिलाया हमने उसमें, कंसंट्रेटेड HCl मिलाया, तो यहाँ पर ये जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट था वो कन्वर्ट हो गया किस में, एक क्लियर सॉल्यूशन में। वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्लियर सॉल्यूशन में। यानी कि अब हमें जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिख रहा था, अब वो येलो प्रेसिपिटेट ना रहकर क्लियर सॉल्यूशन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा कि पहले से जो HCl का फॉर्मेशन हुआ इस वाले रिएक्शन के थ्रू, तो उसकी कंसंट्रेशन काफ़ी कम थी। ठीक, लेकिन जैसे ही हमने उसमें कंसंट्रेटेड HCl मिलाया तो यहाँ पर ये जो क्लियर सॉल्यूशन था, सॉरी वहाँ पर जो ये येलो प्रेसिपिटेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्लियर सॉल्यूशन में। ठीक, अब हमने क्या किया, इस क्लियर सॉल्यूशन में जब हमने अगेन H2S गैस पास ऑन करी, ठीक, अगेन हमने उसमें क्या किया, H2S गैस पास ऑन किया, तो अब ये जो क्लियर सॉल्यूशन है वो अगेन येलो कलर के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि अब किसका फॉर्मेशन हो गया, अगेन कैडमियम सल्फाइड का। इट मीन्स व्हाट, कि ये जो पूरा प्रोसीजर हो रहा है ये एक तरीके का क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये जो वापस से जो प्रोडक्ट्स जो फॉर्म हो रहे हैं उनका बनना बिगड़ना, ये किस स्थिति को या किस प्रकृति को शो करता है, ये शो करता है उसके डायनामिक नेचर को। ये क्या शो करता है, ये उसके डायनामिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और यही होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया
और साम्य की गतिक प्रकृति, हम इसे ही कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, आई होप आपको जो आज का लेक्चर है उसमें सारी बातें जो हैं वो स्पष्ट हो गई होंगी, सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। हम अपने आने वाले लेक्चर में आयनिक इक्विलिब्रियम को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स को। तो डियर व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग।